हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन या किसी भी महत्वपूर्ण टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम स्पेशल एजुकेशन के कुछ एमसीक्यूज जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी है, ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, एनईपी 2020 भी शामिल है, तो इसके कुछ टॉप एमसीक्यू लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, क्या कहता है कि वो अवस्था जिसमें बच्चे संरक्षण और सॉरी, हिंदी थोड़ी वीक है, उत्क्रमणीयता की अवधारणाएं विकसित करते हैं, वो है। तो एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को। पहला सवाल जो है स्क्रीन पर, वो अवस्था जिसमें बच्चे संरक्षण यानी कंजर्वेशन और उत्क्रमणीयता यानी कि रिवर्सिबिलिटी की अवधारणाएं विकसित करते हैं, वो है। आपका जवाब है, आपके पास ऑप्शन है, पहला मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदीगामक अवस्था, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए फटाफट। ओके, मैं बता देती हूँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ए। ठीक है, देखिए कंक्रीट ऑपरेशनल जो है 7 से 11 वर्ष की इस अवस्था में बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है बच्चा, लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, इसमें शायद चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस WCAG के सिद्धांतों में से एक नहीं है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित दिव्यांगता समावेशी सेवाओं में वेब एक्सेसिबिलिटी से संबंधित है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है आपका अंडरस्टैंडेबल, दूसरा है ऑपरेबल, तीसरा है परसिवेबल, और चौथा है एक्सेसिबल। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक्सेसिबल। ठीक है, राइट आंसर एक्सेसिबल यानी कि डी सही है। देखिए WCAG जो है इसके 4 सिद्धांत हैं। ठीक है, अब वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो पहला जो है इसके कितने 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रही हूँ। 4 प्रिंसिपल हैं। ठीक है, पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या है, परसीवेबल। क्या है, परसीवेबल। दूसरा है ऑपरेबल, तीसरा है आपका अंडरस्टैंडेबल, और चौथा है आपका रोबस्ट, ROBUST। ठीक है, इसमें एक्सेसिबल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन सही से पढ़ना है, सिद्धांतों में से एक नहीं है पूछा है, तो एक्सेसिबल नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिव्यांगजन, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 सरकारी वित्त पोषित स्कूलों के लिए क्या अनिवार्य करती है? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला विशेष शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है समर्थित शिक्षा, तीसरा है एकीकृत शिक्षा, और चौथा है समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब है समावेशी शिक्षा, यानी कि सही जवाब क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है,
बिल्कुल वैसे ही जैसे तारे जमी पर फिल्म में हमने देखा कि हर बच्चे को, चाहे उसकी जरूरत कुछ भी हो, एक ही रेगुलर स्कूल के वातावरण में शामिल करना जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? समावेशी शिक्षा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विकासात्मक सिद्धांत ये बताता है कि विकास सिर से पैरों की ओर बढ़ता है? ठीक है, आपके पास आपका ऑप्शन है, पहला पहला है विकास अनुक्रमण सिद्धांत, दूसरा है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, तीसरा है ऑर्थोजेनेटिक सिद्धांत, चौथा है समीप दूराभिमुख सिद्धांत, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी। जिसने भी किया वो उसने बहुत सही किया है, राइट आंसर बी है। ठीक है, मतलब सेफालोकॉडल। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई ई पुस्तकें किस प्रारूप में उपलब्ध हैं? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला डीजी प्रारूप, दूसरा है HTML5 प्रारूप, और तीसरा है MP3 ऑडियो प्रारूप, चौथा है ई पब प्रारूप, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब है, सही जवाब क्या है? डीजी प्रारूप। ठीक है, जिसने भी किया है उसने गलत किया है, डीजी प्रारूप है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? डीजी प्रारूप। क्लियर है? ठीक है, डीजी का मतलब है डीजल, डीजी का मतलब क्या है? डिजिटल। डीजी का मतलब क्या है? डिजिटल। ए फॉर एक्सेसिबल। ठीक है, ए फॉर एक्सेसिबल, यहाँ पर ई है। आई फॉर इंफॉर्मेशन। एस फॉर सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? फिलिन प्रभाव व्यापक प्रभाव के कारण संज्ञानात्मक अंकों में पीढ़ीगत वृद्धि की व्याख्या करता है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करो। फिलिन प्रभाव किस व्यापक प्रभाव के कारण संज्ञानात्मक, क्वेश्चन, फिलिन प्रभाव किस व्यापक प्रभाव के कारण संज्ञानात्मक अंकों में पीढ़ीगत वृद्धि की व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, सही आंसर से पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुवांशिक उत्परिवर्तन, बी है अनुवांशिक प्रवृत्ति, सी है जैविक परिपक्वता, डी है पर्यावरणीय कारक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? पर्यावरणीय कारक, डी। ठीक है, पर्यावरणीय कारक यानी कि डी। यहां तक चीजें क्लियर है? तो इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि ये जो आंसर है वो सही क्यों है। तो पर्यावरणीय कारक जो है, फिलिन प्रभाव कहता है कि समय के साथ नई पीढ़ियों के IQ स्कोर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका मुख्य कारण है बेहतर पोषण, शिक्षा और तकनीकी वातावरण। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्याजे के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक सेकेंड। प्याजे के अनुसार 2 से 4 वर्ष के बच्चों में निर्जीव वस्तुओं को जीवंत गुणों से जोड़ने की प्रवृत्ति, जैसे सूरज गुस्से में है, को कहा जाता है। आपके पहला ऑप्शन है उत्क्रमणीयता, दूसरा है अहम केंद्रवाद, तीसरा है जीववाद, चौथा है केंद्रीकरण, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी, जीववाद। ठीक है, जीववाद क्यों है? देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल की है, कितनी? 2 से 7 साल की है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों की ये सोच होती है कि गुड़िया जो है
सूरज या बादलों जैसी निर्जीव चीजों में भी इंसानों की तरह भावनाएं और जीवन है। ठीक है, तो इनको सारी चीजें जीवंत लगती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत पारंपरिक 10+2 विद्यालय प्रणाली का स्थान किस पाठचर्या और शिक्षण संरचना ने लिया है? आपके पास ऑप्शन है, पहला है 5+4+3+3, दूसरा है 5+3+3+4, तीसरा है 5+3+4+2, चौथा है 3+3+4+4 और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी है 5+3+3+4। देखिए 5 जो है ये क्या है? फाउंडेशनल स्टेज है। ठीक है, 3 जो है वो क्या है? प्रिपरेटरी स्टेज है। 3 जो है वो क्या है? 3 जो है वो क्या है? मिडिल स्टेज है। ठीक है, यहाँ पर MS कर देती हूँ, मिडिल स्टेज है, सॉरी ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये क्या है? मिडिल स्टेज है। ठीक है, और उसके अलावा 4 जो है वो क्या है? सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज है। क्लियर हो गया? फाउंडेशनल स्टेज जो है वो कितने साल का है? 5 साल का है। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का, मिडिल स्टेज 3 साल का और सेकेंडरी स्टेज इसमें 4 ईयर है। ठीक है, जिसमें 9th 10th और 11th और 12th स्टेज आती है। तो ये चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है? उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के अंतर्गत किसी भी संस्था में कार्यरत सभी पुनर्वास पेशेवरों और विशेष शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस वैधानिक निकाय में पंजीकृत होना चाहिए? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला भारतीय पुनर्वास परिषद RCI, दूसरा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, तीसरा है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC और चौथा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का वो देख लेते हैं। राइट आंसर जो है वो क्या है? ए है, भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत देखिए भारत में विशेष शिक्षा मतलब स्पेशल एजुकेशन और रिहैबिलिटेशन की जो एरियाज में काम करने वाले जितने भी प्रोफेशनल हैं उनका RCI में रजिस्ट्रेशन होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा नहीं लग रहा है पेपर को देख के कि क्वेश्चन बहुत ईजी आए, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये क्या कहता है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा RP के कारण जन्मजात या कम आयु में ही सुनने की क्षमता में कमी और धीरे धीरे दृष्टि हानि होने के लक्षण किस आनुवंशिक स्थिति में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है मॉर्फन सिंड्रोम, दूसरा है चार्ज सिंड्रोम, तीसरा है उशर सिंड्रोम, चौथा है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऊसर सिंड्रोम है। क्यों है ऊसर सिंड्रोम? ये एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करती है और रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के कारण धीरे धीरे दृष्टि को भी समाप्त कर देती है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कहता है? निम्नलिखित में से अक्षमताओं की कौन सी जोड़ी पहली बार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शामिल की गई थी? ठीक है, अब इसमें है पहला जो ऑप्शन है कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति और श्रवण दोष, दूसरा है मानसिक रोग और प्रमस्तिष्क पक्षाघात या सेरेब्रल पैल्सी, तीसरा है श्रवण दोष और चलन अक्षमता, चौथा है वाक एवं भाषा अक्षमता विशिष्ट अधिगम अक्षमता और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
सबसे पहले तो डी है, ठीक है, वाक एवं भाषा अक्षमता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में डिसेबिलिटीज की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 की गई थी, जिसमें इन दोनों को पहली बार स्वतंत्र अक्षमता के रूप में शामिल किया गया था। तो ये चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO रिपोर्ट सितंबर 2013 वैश्विक अक्षमता दरों में वृद्धि के दो प्रमुख कारणों की पहचान करती है। एक है दीर्घकालिक स्वास्थ्य स्थितियों में वैश्विक वृद्धि और दूसरा कारण क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, पहला जानपदिक रोग संक्रमण, दूसरा है सड़क यातायात जनित चोटें, तीसरा है जनसंख्या का वृद्धि होना, चौथा है औद्योगिक दुर्घटनाएं और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है 12 का? तो इसका जो राइट आंसर है 12 का वो है जनसंख्या का वृद्धि होना। ठीक है, राइट आंसर क्या है? जनसंख्या का वृद्धि होना। क्यों? देखिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के कारण दुनिया भर में बुजुर्गों की आबादी जो है वो बढ़ रही है, जिससे उम्र से संबंधित अक्षमताओं की दरों में भी वृद्धि हुई है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17? ये क्या कहता है कि एक बच्चे की आवाज की गुणवत्ता सामान्य है, लेकिन जीभ, होठ या दांतों की अनुचित स्थिति के कारण वो गलत तरीके से बोलता है। इस स्थिति को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। पहला है ए मोटर गामक वाक विकार, दूसरा है बचपन की वाक अप्रेक्सिया, तीसरा है उच्चारण विकार और चौथा है ध्वन्यात्मक विकार। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर क्या है? आर्टिकुलेशन एरर। ठीक है, क्या है? आर्टिकुलेशन एरर यानी कि उच्चारण विकार। उच्चारण विकार जो है इसमें बच्चा बोलते समय ध्वनियों को छोड़ देता है, बदल देता है या विकृत कर देता है। जैसे स्कूल को कूल कहना, भले इसके बोलने वाले अंग जो है सामान्य काम कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा सोडा, ठीक है, वो पीने वाला सोडा नहीं। ठीक है, एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ओ फॉर ओमिशन, डी फॉर डिस्टोर्शन, ठीक है, डी फॉर डिस्टोर्शन और ए फॉर एडिशन। इसका मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब चीजों को बदल देना। ठीक है, जैसे बोलना है बच्चे को पानी तो बच्चे ने मानी बोल दिया, कमल बोलना है तो बच्चे ने तमल बोल दिया। ओमिशन में क्या करता है? शब्दों को छोड़ देता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन में समझ में नहीं आता, अस्पष्ट शब्द होता है, और एडिशन में एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देना। ठीक है, तो ये चीज ये जो है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उच्चारण विकार यानी कि आर्टिकुलेशन एरर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। CIET NCERT द्वारा विकसित ऑनलाइन पाठ्यक्रम बधिर अंधता को समझना निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से बनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय दिव्यांगता संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा है सेंस इंटरनेशनल इंडिया और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है। राइट आंसर है डी। क्यों है? देखिए डेफ ब्लाइंडनेस जो है इसके क्षेत्र में काम करने वाली इस प्रमुख संस्था की तकनीकी सहयोग से एनसीईआरटी ने ये ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कौन सी संस्थान भारतीय सांकेतिक भाषा के अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के लिए विशेष रूप से समर्पित है? पहला ऑप्शन है NIHHR, दूसरा है AYJNISHD, तीसरा है NIEPMD और चौथा है
ISLRTC, ठीक है, ISLRTC। तो इसको आप सब ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि साइन लैंग्वेज का कोर्स कौन करवाता है, या चलिए फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका 19 का ISLRTC, ठीक है। देखिए ISLRTC जो है, इसका पूरा नाम इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो विशेष रूप से भारतीय सांकेतिक भाषा के विकास के लिए ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पेशीय दुष्पोषण जिसको बोलते हैं, एक आनुवंशिक अपक्षीय मांसपेशी रोग है। बच्चों में फर्श से उठकर खड़े होने की स्थिति में दिखाई देने वाला लक्षण कहलाता है। पहला ऑप्शन है रोमबर्ग का संकेत, दूसरा है कर्निंग का संकेत, तीसरा है गोवर्स का संकेत, और चौथा है बाबिंस्की का संकेत। पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। राइट आंसर है इसका सी, गोवर्स का संकेत, ठीक है। राइट आंसर क्या है? गोवर्स का संकेत। क्लियर है? ठीक है। क्यों? देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित बच्चे जब फर्श से उठते हैं तो पैरों की कमजोरी के कारण वह अपने हाथों के सहारे अपने ही पैरों पर रेंगते हुए सीधे खड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक छोटा बच्चा जिसने अब तक केवल छोटे सफेद कुत्ते देखे हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा जिसने अब तक केवल छोटे सफेद कुत्ते देखे हैं, पहली बार एक बड़ी काली बिल्ली से मिलता है, ठीक है। बच्चा उंगली दिखाकर चिल्लाता है, देखो कुत्ता। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ये बच्चा कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है आपका संतुलन, दूसरा है आत्मसातकरण, तीसरा है समायोजन, चौथा है स्कीमा प्रारूपण, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए 25 का राइट आंसर देख लेते हैं, आत्मसातकरण, ठीक है। क्यों? जब बच्चा अपने पुराने मानसिक ढांचे में बिना बदलाव किए मतलब में बिना बदलाव किए नई वस्तु को पुराने ज्ञान मतलब नई वस्तु क्या थी? बिल्ली थी, है ना। उसको पुराने ज्ञान मतलब कुत्ते के आधार पर समझने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन जो है 26 नंबर का क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। कार्यात्मक व्यवहार विश्लेषण। कार्यात्मक व्यवहार विश्लेषण में संक्षिप्त रूप से ABC का अर्थ है। पहला ऑप्शन है एंटीसेडेंट बिहेवियर कोसेक्वेंस, दूसरा है एंटीसेडेंट बिहेवियर करेक्शन, तीसरा है एक्शन बिहेवियर कंट्रोल, और चौथा है एनालिसिस बिहेवियर चेंज। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए 26 का। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंसिडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, ए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, पूर्ववर्ती व्यवहार परिणाम। देखिए ये व्यवहार को समझने का तरीका है। ए जो है व्यवहार से ठीक पहले क्या हुआ, बी जो है वास्तविक व्यवहार क्या था, और सी जो है व्यवहार के बाद क्या परिणाम है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की कौन सी धारा दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान करती है? पहला ऑप्शन है धारा 50, दूसरा ऑप्शन है धारा 74, तीसरा ऑप्शन है धारा 84, और चौथा ऑप्शन है धारा 64। पांचवा इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, धारा 74,
ठीक है, अब धारा 74 क्यों है तो वो देख लेते हैं। इस अधिनियम के धारा 74 केंद्र सरकार को दिव्यांगजनों के अधिकारों की निगरानी करने के लिए मुख्य आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार देती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत एनसीईआरटी द्वारा विकसित विद्यालयों के लिए दिव्यांगता स्क्रीनिंग चेकलिस्ट निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन जो है आपका यूडाइस, दूसरा है प्रशस्त, तीसरा है सामर्थ्य और चौथा है यूडीआईडी। ठीक है, 28 का जो ऑप्शन है, पहला यूडाइस, दूसरा प्रशस्त्र, तीसरा सामर्थ्य और चौथा यूडीआईडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? प्रशस्त। प्रशस्त क्यों है? देखिए, ये एनसीईआरटी द्वारा बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक मोबाइल ऐप और चेकलिस्ट है जिसकी मदद से शिक्षक स्कूल स्तर पर बच्चों की शुरुआती दिव्यांगता की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। ठीक है, ये कह रहा है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है। इस समिति के सदस्यों में महिलाओं का प्रतिशत कितना होना चाहिए? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पहला ए 33%, बी है 75%, सी है 25% और डी है 50%। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो 33 का अगर हम राइट आंसर देखें तो डी है 50%। ठीक है, कौन सा है? डी 50%। क्यों? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति में कम से कम आधे, मतलब यानी कि 50%, ठीक है, कम से कम 50% सदस्यों का महिला होना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की सहायता करने वाली सलाहकार समिति में विभिन्न दिव्यांगताओं के विशेषज्ञों से गठित अधिकतम कितने सदस्य होंगे? आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की सहायता करने वाली सलाहकार समिति में विभिन्न दिव्यांगताओं के विशेषज्ञों से गठित अधिकतम कितने सदस्य होंगे? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है दूसरा ऑप्शन है जो है, पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? 7, दूसरा है 11, तीसरा है 5 और डी जो है 15 मेंबर। ठीक है, चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 35 का, वो 11 सदस्य है। क्या है? 11 सदस्य है। ठीक है, देखिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुख्य आयुक्त को सलाह देने वाली इस समिति में अलग अलग दिव्यांगता क्षेत्र से अधिकतम 11 विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। ठीक है, 35 क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक क्रियात्मक या शारीरिक संरचना या कार्य में से किसी भी प्रकार की हानि या असामान्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक, शारीरिक क्रियात्मक या शारीरिक संरचना या कार्य में से किसी भी प्रकार की हानि या असामान्यता के रूप में परिभाषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है ए कार्यात्मक अक्षमता, दूसरा है सहभागिता प्रतिबंध, तीसरा है क्षति, चौथा है गतिविधि संबंधी सीमा और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर बता दीजिए। मैं तो बता दूंगी बट आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है 35 का, वो है सी, क्षति।
ठीक है। WHO के अनुसार जब शरीर के किसी हिस्से की बनावट या काम करने की क्षमता में कोई खराबी या असामान्यता आती है तो उसे इम्पेयरमेंट कहा जाता है, यानी कि क्षति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इम्पेयरमेंट कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ठीक है, 36 क्वेश्चन क्या कहता है? आंख की कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें आंख के भीतर का दाब बढ़ जाता है जिससे ऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुंचती है और धीरे धीरे परिधीय दृष्टि कम होने लगती, मतलब टनल विजन जो है वो कम होने लगता है। आपका ऑप्शन है पहला मधुमेही रेटिनोपैथी, दूसरा है ओपन एंगल ग्लूकोमा, तीसरा है दृष्टिपटल यानी रेटिना का अलग होना, चौथा है मैक्यूलर डीजेनेरेशन और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं 36 का। इसका राइट आंसर है ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्या है? ओपन एंगल ग्लूकोमा है। ठीक है, राइट आंसर ओपन एंगल ग्लूकोमा। क्यों है? देखिए, आंख के अंदर तरल पदार्थ का दबाव बढ़ने से क्या होता है? ऑप्टिक नर्व जो है खराब हो जाती है, जिससे धीरे धीरे बाहर की दृष्टि धुंधली हो जाती है, केवल केंद्र का ही दिखाई देता है, मतलब टनल विजन होता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गए हैं क्योंकि स्क्रीन पेपर भेजा गया था तो उसका स्क्रीनशॉट लेके बनाने में सीक्वेंस जो है वो बिगड़ गया है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से दूं। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी साथ में दूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 जो है ये क्या कहता है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार सभी बच्चों को किस आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? आपका ऑप्शन है 10 वर्ष, ठीक है, दूसरा है 12 वर्ष, तीसरा है 16 वर्ष, चौथा है 14 वर्ष। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है, 14 वर्ष है। ठीक है, 14 वर्ष। देखिए 14 वर्ष जो है 1992 में जो संशोधन हुआ था, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन हुआ था। ठीक है, नीति से भी इसमें क्या संशोधित, मतलब 1992 की संशोधित नीति ने भी 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को पूरी तरीके से मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए लक्ष्य को दोहराया था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42। 42 जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED जिसका शुभारंभ 1987 में हुआ था, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विकसित हुई थी? ठीक है, फिर से क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। दिव्यांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना PIED जिसका शुभारंभ 1987 में हुआ था, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन है यूनिसेफ, दूसरा है WHO, तीसरा है यूनेस्को, चौथा है UNDP और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो 42 का राइट आंसर है यूनिसेफ। क्या है? ए, यूनिसेफ। ठीक है, देखिए यूनिसेफ के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से 1987 में भारत में दिव्यांग बच्चों के सामान्य स्कूलों से जोड़ने के लिए PIED परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 43 क्वेश्चन क्या कहता है? किसी भी बाहरी प्रलोभन के बिना केवल रुचि, आनंद और सुख के लिए कार्यों में संलग्न होना किस व्यवहारगत प्रणोद को परिभाषित करता है? क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी भी बाहरी प्रलोभन के बिना केवल रुचि, आनंद और सुख के लिए कार्यों में संलग्न होना किस व्यवहारगत प्रणोद को परिभाषित करता है? पहला ऑप्शन है बाह्य अभिप्रेरणा, दूसरा है प्रोत्साहन अभिप्रेरणा, तीसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, चौथा है अनुबंधित पुरस्कार और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी काम को किसी बाहरी इनाम या डर के बिना सिर्फ खुद की खुशी
खुद के इंटरेस्ट और खुद की संतुष्टि के लिए करता है, ठीक है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किस तिथि को स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 20 सितंबर 1995, तीसरा है 27 अक्टूबर 2000, दूसरा है 27 अक्टूबर 2000, तीसरा है 13 अगस्त 1990, चौथा है 26 जनवरी 1998 और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर कौन सा है, वो है ए। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, ए, यानी 20 सितंबर 1995। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण और एम्पावरमेंट से जुड़ी योजनाओं को लागू करने के लिए विशिष्ट विभाग का गठन इसी तिथि को किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मानक दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को किस आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कर रही हूँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मानक दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को किस आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु, दूसरा है 21 वर्ष की आयु, तीसरा है 14 वर्ष की आयु, चौथा है 16 वर्ष की आयु और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसका जो राइट आंसर है 50 का, वो देख लेते हैं। 50 का राइट आंसर जो है वो ए है, 18 वर्ष की आयु। मतलब सामान्य बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा 14 वर्ष तक है, लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए क्या है, 18 वर्ष तक है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर का क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत 2023 में स्थापित नई राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक निर्धारक संस्था का नाम क्या है? पहला है दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म, तीसरा है राष्ट्रीय समीक्षा एजेंसी, दूसरा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, तीसरा है निपुण भारत और चौथा है परख। ये अगर इसमें तीसरा चौथा इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मैंने जहाँ पे मेरी पेन चलती है वो सही है। तो ए जो है दीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म, बी जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, सी जो है निपुण भारत और डी जो है परख है। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का वो है परख। ठीक है, क्या है, परख। परख क्यों है, तो परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन के मानक तय करता है। ठीक है, एक बार इसका फुल फॉर्म परख का फिर बोल देती हूँ। ठीक है, PARAKH। ठीक है, P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू एंड A फॉर एनालिसिस ऑफ, K फॉर नॉलेज और H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। मांसपेशीय डिस्ट्रॉफी यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है ए, ये एक पोषण संबंधी कमी है जो हृदय पेशी के कार्य की स्थायी हानि करती है। दूसरा है ये आनुवंशिक विकार का एक समूह है जिसकी विशेषता कंकाल पेशियों में धीरे धीरे कमजोरी और क्षय है। तीसरा है सी, ये एक जीवाणु संक्रमण है जो जोड़ों और अस्थियों में अचानक सूजन पैदा करता है। चौथा है ये एक स्वप्रतिरक्षित विकार है जिसके कारण पाचन मार्ग में चिकनी मांसपेशियां अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती हैं। और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है बी, यानी कंकाल पेशियों में धीरे धीरे कमजोरी और क्षय है। ये क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, जिसमें समय के साथ शरीर की मांसपेशियां लगातार कमजोर होती हैं और नष्ट होने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। ये क्या कहता है, सीपी यानी कि प्रामस्तिष्क घात
यानी प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बोल सकते हैं, सेरेब्रल पैल्सी बोल सकते हैं। तो सीपी में उस स्थिति का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है जिसमें केवल एक अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका, पहला प्लीजिया, दूसरा है क्वाड्रीप्लीजिया, तीसरा है हेमोप्लेगिया, या चौथा है पैराप्लेगिया, और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर जो है 53 का ए है, मोनोप्लेजिया। मोनो मतलब एक, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है, और प्लेगिया, मोनोप्लेगिया में क्या होता है? एक अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। ये 58 क्वेश्चन जो है मूल अधिगम के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से सामान्य अमूर्त ज्ञान को सचेत रूप से याद करने की संज्ञानात्मक क्षमता स्मृति के किस वर्गीकरण को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है ए घटनापरक स्मृति, दूसरा है प्रक्रिया मूलक स्मृति, सी है आर्थी स्मृति, डी है श्रवण संवेदी स्मृति, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है 58 का वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है सी आर्थी स्मृति। देखिए, ये हमारे दिमाग का वो सामान्य ज्ञान का भंडार है जिसमें तथ्यों, शब्दों, अर्थों और धारणाओं को संचित किया जाता है, मतलब ठीक है, जिसका किसी व्यक्तिगत घटना से सीधा संबंध नहीं होता है। क्लियर है? 59 क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश की सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत किस श्रेणी में की अक्षमता वाले व्यक्तियों को बहुसंवेदी अनुदेशात्मक विकास मतलब SID किट प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है ए गत्यात्मक दिव्यांगता, दूसरा है वाक और भाषा दिव्यांगता, सी है श्रवण बाधिता, डी है बौद्धिक दिव्यांगता, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है 59 का वो है डी बौद्धिक दिव्यांगता। ठीक है, MSID किट जो है मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांग बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 यानी सी। एक बच्चा स्कूल के बजाय कू बोलता है और स जैसी विभिन्न ध्वनियों को सीटी जैसी आवाज के साथ बिगाड़ देता है। ये निम्नलिखित में से किस स्थिति का लक्षण है? अब आपके पास ऑप्शन है, पहला वो है स्वर विकार, दूसरा है अप्रवाहिता, तीसरा है स्वनिमिक विकार, चौथा है उच्चारण विकार, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ लीजिए पहले। एक बच्चा स्कूल के बजाय कू बोलता है और स जैसी ध्वनि को सीटी जैसी आवाज के साथ बिगाड़ देता है। ये निम्नलिखित किस स्थिति का लक्षण है? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? स्वानिमिक विकार है। स्वानिमिक विकार, इसमें बच्चा अपनी भाषा की ध्वनि नियमों मतलब अपनी भाषा की ध्वनि नियमों को, अपनी फोनोलॉजी को सही से समझ नहीं पाता है, जिससे वो शब्दों की ध्वनियों को छोड़ देता है या गलत तरीके से जोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका संबंधी स्थिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दिव्यांगता के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है? यहाँ पर नहीं है, इसको ध्यान देना। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका संबंधी स्थिति दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त दिव्यांगता के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं है? पहला है ए अल्जाइमर रोग, दूसरा है प्रमस्तिष्क घात CP, तीसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डी है पार्किंसन रोग, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों जो हैं वो हैं, और जो नहीं है वो कौन सा है? अल्जाइमर रोग, है ना। तो ए जो है अल्जाइमर रोग, RPWD एक्ट की 21 डिसेबिलिटी की सूची में पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, CP शामिल है, लेकिन जो नहीं है वो क्या है? अल्जाइमर रोग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड।
तो नेक्स्ट है 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगजन अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत बधिर शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बधिर शब्द को सही ढंग से परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है, एक कान में संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबल श्रव्य ह्रास, ठीक है। बी है, दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 80 डेसिबल श्रव्य ह्रास, और डी है, दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 90 डेसिबल श्रव्य ह्रास, और डी है, दोनों कानों में गैर संवाद आवृत्तियों में 50 डेसिबल श्रव्य ह्रास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, ठीक है। राइट आंसर क्या है, सी है। देखिए, दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 90 डेसिबल हियरिंग लॉस, कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के दोनों कानों में बातचीत की फ्रीक्वेंसी पर 90 डीबी या उससे अधिक का सुनने का नुकसान है तो उसे क्या कहा जाता है, डेफ कहा जाता है, यानी बधिर कहा जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, ये समझने की क्षमता कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती हैं कहलाती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये समझने की क्षमता कि वस्तुएं तब भी अस्तित्व में रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती कहलाती हैं। ए, वस्तु स्थिरता, बी, वस्तु स्थायित्व, सी, धारणात्मक स्थायित्व, डी, संरक्षण क्षमता, और ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी है इसका राइट आंसर, यानी कि वस्तु स्थायित्व। क्या है, वस्तु स्थायित्व, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का मतलब इसमें जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था 0 to 2 ईयर, क्या है, 0 to 2 ईयर है इसकी अवस्था, ठीक है। इसमें 0 to 2 ईयर के अंत तक बच्चा ये समझने लगता है कि छिपाई गई वस्तुएं भी दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, पर्यावरण में उपस्थित वह कारक जो विकासशील भ्रूण या गर्भ में संरचनात्मक या कार्यात्मक असामान्यताएं उत्पन्न कर सकते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जैविक रोगजनक, दूसरा है उत्परिवर्तजन, तीसरा है विरूपजन, और डी है जो कैंसरजन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, विरूपजन। इन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेराटोजीन्स बोलते हैं, ठीक है। इनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉरी ये ई होगा, ठीक है, टेराटोजीन्स बोलते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में मौजूद ऐसे हानिकारक तत्व, रसायन या वायरस हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे के शारीरिक विकार में उसमें क्या करते हैं, शारीरिक विकार पैदा कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विशेष आवश्यकता शिक्षा के सिद्धांतों, नीति और अभ्यास पर सलामांक का वक्तव्य 1994 निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है, पहले एक बार क्वेश्चन फिर सुन लीजिए, विशेष आवश्यकता शिक्षा के में सिद्धांतों, नीति और अभ्यास पर सलामांक का वक्तव्य 1994 निम्नलिखित में से किस देश में अपनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। राइट आंसर है 65 का सी, यानी कि स्पेन, ठीक है, स्पेन में अपनाया गया था, ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए साल 1994 में स्पेन में सालामांका शहर में ये ऐतिहासिक विश्व सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। आई होप आप सभी के जो क्वेश्चन थे वो सही होंगे, नहीं हुए होंगे तो ऑल द वेरी बेस्ट, और हुए होंगे तो भी ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप जिनके मतलब किसी भी स्पेशल एजुकेशन के टीचिंग के एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है, और अच्छे से समझिए। मैंने इसको कोशिश करी है इस एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की, तो आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। और
कोई भी कोर्स अगर आपको लेना है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर DSSB, TGT, PRT, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी कोर्स को आप परचेज करना चाहते हैं, तो एक बार हमारा ऐप स्पेशल एजुकेशन नीड्स को ज़रूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लोर करें और देखें, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।